पति था या कसाई जो दोस्त की मदद से बीवी का गला रेता। घर वालों के दबाव में प्रमोद ने अर्चना से शादी तो कर ली, लेकिन वह अपनी पहली प्रेमिका सरिता को कभी भुला नहीं सका। यही वजह थी कि उसने सरिता के लिए अर्चना की जिंदगी का सूर्य अस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के थाना गजरौला कलां का संतरी बरामदे में खड़ा इधर उधर ताक रहा था। उसी समय एक युवक तेजी से आया और थाना प्रभारी भुवनेश गौतम के ऑफिस में घुसने लगा तो उसने टोका, बिना पूछे, कहां घुससे जा रहे हो भाई? युवक रुक गया। वह काफी घबराया हुआ लग रहा था। उसने कहा, साहब से मिलना है, मेरी पत्नी को बदमाश उठा ले गए हैं। तुम यहीं रुको, मैं साहब से पूछता हूं, उसके बाद अंदर जाना। कहकर संतरी थाना प्रभारी के ऑफिस में घुसा और पल भर में ही वापस आकर बोला, ठीक है, जाओ। संतरी के अंदर जाने के लिए कहते ही युवक तेजी से थाना प्रभारी के ऑफिस में घुस गया। अंदर पहुंचकर बिना कोई औपचारिकता निभाए उसने कहा, साहब, मैं लालपुर गांव का रहने वाला हूं। मेरा नाम प्रमोद। हमें अपनी पत्नी को विदा कराकर घर जा रहा था। गांव से लगभग 2 किलोमीटर पहले कुछ लोग बोलेरो जीप से आए और मेरी पत्नी को उसी में बैठाकर लेकर चले गए। थाना प्रभारी भुवनेश गौतम ने प्रमोद को ध्यान से देखा। उसके बाद मुंशी को बुलाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। मुंशी ने प्रमोद के बयान के आधार पर उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद प्रमोद ने थाना प्रभारी के ऑफिस में आकर कहा, साहब, अब मैं जाऊं। थाना प्रभारी भुवनेश गौतम ने उसे एक बार फिर ध्यान से देखा। प्रमोद ने उनसे एक बार भी नहीं कहा था कि वह उसकी पत्नी को तुरंत बरामद कराए। उसके चेहरे के हावभाव से भी नहीं लग रहा था कि उसे पत्नी के अपहरण का जरा भी दुख है। उन्होंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम हमें वह जगह नहीं दिखाओगे जहां से तुम्हारी पत्नी का अपहरण हुआ है? अपहर्ता जिस बोलेरो जीप से तुम्हारी पत्नी को ले गए हैं उसका नंबर तो तुमने देखा ही होगा, वह नंबर नहीं बताओगे? थाना प्रभारी की बातें सुनकर प्रमोद के चेहरे के भाव बदल गए। वह एकदम से घबरा सा गया। उसने हकलाते हुए कहा, साहब, मैं गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया था। यह सब इतनी जल्दी और अचानक हुआ था कि गाड़ी का नंबर देखने की कौन कहे। मैं तो यह भी नहीं देख पाया कि अपहर्ता कितने थे। ठीक है, हम अभी तुम्हारे साथ चलकर वह जगह देखते हैं जहां से तुम्हारी पत्नी का अपहरण हुआ है। तुम घबराओ मत, हम नंबर और अपहर्ताओं के बारे में भी पता कर लेंगे। कहकर थाना प्रभारी ने गाड़ी निकलवाई और सिपाहियों के साथ प्रमोद को भी गाड़ी में बैठाकर घटनास्थल की ओर चल पड़े। सिपाहियों के साथ बैठा प्रमोद काफी परेशान सा लग रहा था। जिसकी पत्नी का अपहरण हो जाएगा वह परेशान तो होगा ही, लेकिन उसकी परेशानी उससे हटकर लग रही थी। थाना प्रभारी जब गांव के मोड़ पर पहुंचे तो प्रमोद ने कहा, साहब, मुझे तो अब याद ही नहीं कि अपहरण कहां से हुआ था। मैं तो पत्नी के साथ पैदल ही जा रहा था। अंधेरा होने की वजह से मैं वह जगह ठीक से पहचान नहीं सका। तुमने शोर मचाया था। थाना प्रभारी ने पूछा, साहब, शोर मचाने का मौका ही कहां मिला? वह आंधी की तरह आए और मेरी पत्नी को जीप में जबरदस्ती बैठा कर ले गए, प्रमोद ने कहा। थाना प्रभारी को प्रमोद की इस बात से लगा कि मामला अपहरण का नहीं, कुछ और ही है। पूछने पर प्रमोद यह भी नहीं बता रहा था कि उसकी ससुराल कहां है। संदेह हुआ तो उन्होंने गुस्से में कहा, सच सच बता, क्या बात है? प्रमोद कांपने लगा। थाना प्रभारी को समझते देर नहीं लगी कि यह झूठ बोल रहा है। उन्होंने उसे जीप में बैठाया और थाने आ गए। थाने लाकर उन्होंने उससे पूछताछ शुरू की। शुरू में तो प्रमोद ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि पुलिस अब सख्त होने वाली है तो उसने रोते हुए कहा, साहब, अपने दोस्त मुकेश के साथ मिलकर मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और लाश एक गन्ने के खेत में छिपा दी है। रात में तो कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए पुलिस सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह सुबह पुलिस लालपुर पहुंची तो गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। जब प्रमोद ने गन्ने के खेत से लाश बरामद कराई तो लोगों को पता चला कि प्रमोद ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। थोड़ी ही देर में वहां भीड़ लग गई। पुलिस ने लाश का निरीक्षण किया। मृतका की उम्र 20 साल के करीब थी। वह साड़ी ब्लाउज पहने थी।
गले पर दबाने का निशान स्पष्ट दिखाई दे रहा था गांव वालों से। जब प्रमोद के घर वालों को पता चला कि प्रमोद ने अर्चना की हत्या कर दी है तो वे भी हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्रमोद ऐसा भी कर सकता है। लेकिन जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो अर्चना की लाश देखकर सन्न रह गए। पुलिस ने मृतका अर्चना के पिता डालचंद को भी फोन द्वारा सूचना दे दी थी कि उनकी बेटी अर्चना की हत्या हो चुकी है। इस सूचना से डालचंद और उनकी पत्नी शारदा हैरान हु जीजी कोनरा गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। कल शाम को ही तो उन्होंने बेटी को विदा किया था। उस समय तो सब ठीक-ठाक लगा था। रास्ते में ऐसा क्या हो गया कि अच्छी भली बेटी की हत्या हो गई। डालचंद ने सिर पीट लिया। उनके मुंह से एकदम से निकला, किसने मेरी बेटी को मार दिया? उसने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था? हमारी बेटी को किसी और ने नहीं, प्रमोद ने ही मारा है। रोते हुए शारदा ने कहा। पत्नी की इस बात से डालचंद हैरान रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें पता नहीं है, दामाद का गांव की ही किसी लड़की से चक्कर चल रहा था। उसी की वजह से उसने मेरी बेटी को मार डाला है, शारदा ने कहा। पत्नी भले ही कह रही थी कि अर्चना की हत्या प्रमोद ने की है, लेकिन डालचंद को विश्वास नहीं हो रहा था। सूचना पाने के बाद डालचंद परिवार के कुछ लोगों के साथ थाना गजरौला कलां जा पहुंचा। अर्चना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। थाना प्रभारी ने जब उसे बताया कि अर्चना की हत्या उसके दामाद प्रमोद ने ही की है, तब कहीं जाकर उसे विश्वास हुआ। पूछताछ में शारदा ने बताया कि अर्चना ने उनसे बताया था कि प्रमोद का गांव की ही किसी लड़की से प्रेम संबंध, लेकिन उसने बेटी की इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। उसे लगा कि हो सकता है शादी के पहले रहे होंगे, शादी के बाद संबंध खत्म हो जाएंगे। उसे क्या पता कि उसी संबंध की वजह से प्रमोद उसकी बेटी को मार डालेगा। पुलिस ने प्रमोद के बयान के आधार पर उसके साथी मुकेश को भी गिरफ्तार कर लिया था। उसने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। प्रमोद और मुकेश के बयान से अर्चना की हत्या की जो कहानी सामने आई, उसके अनुसार निर्दोष अर्चना पति प्रमोद के प्रेम संबंधों की भेंट चढ़ गई थी। हाई स्कूल पास करने के बाद प्रमोद ने पढ़ाई छोड़ दी थी। घर के कामों से वह कोई मतलब नहीं रखता था, इसलिए दिन भर गांव में घूम घूम कर अड्डेबाजी करता रहता था। अड्डेबाजी करने में ही उसकी नजर गांव की सरिता पर पड़ी तो उस पर उसका दिल आ गया। फिर तो वह उसके पीछे पड़ गया। उसकी मेहनत रंग लाई और सरिता का झुकाव भी उसकी ओर हो गया। दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने लगे। लेकिन इसमें परेशानी यह थी कि दोनों की जाति अलग अलग थी। सरिता पढ़ रही थी, जबकि प्रमोद पढ़ाई छोड़ चुका था। उसका पिता के साथ खेतों में काम करने में मन भी नहीं लग रहा था, न ही उसे कोई ठीक-ठाक नौकरी मिल रही थी। उसी बीच वह सरिता में रम गया तो उसका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो गया। वह अपने भविष्य की चिंता करने के बजाय सरिता को सुनहरे सपने दिखाने लगा। इसी के साथ अन्य प्रेमियों की तरह साथ जीने मरने की कस्में भी खाता रहा। लेकिन प्यार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसके पास न तो कोई व्यवस्था थी, न ही समाज उसके साथ था। सरिता और प्रमोद का मिलना जुलना लोगों की नजरों में आया तो गांव में उन्हें लेकर चर्चा होने लगी। ऐसे में सरिता को डर सताने लगा कि उसके प्यार का क्या होगा, क्योंकि अब तक उसे लगने लगा था कि वह प्रमोद के बिना जी नहीं पाएगी। वह यह भी जानती थी कि उसका बाप किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। वह उसके साथ मनमर्जी से भी शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि न तो प्रमोद ज्यादा पढ़ा लिखा था, न ही वह कोई काम धाम कर रहा था। ऐसे लड़के को कौन अपनी लड़की देना चाहेगा? यह बात सरिता प्रमोद से कहती तो वह उसे आश्वस्त करते हुए कहता, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगा, लेकिन हर हालत में तुम्हें हासिल करके रहूंगा। प्रमोद सरिता को कितना भी आश्वस्त करता, लेकिन वह हर वक्त तनाव में रहती। उसके लिए परेशानी यह थी कि वह प्रमोद को छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसका दिल इसके लिए तैयार नहीं था। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने प्रमोद से कहा कि वह कोई नौकरी कर ले, जिससे अगर घर छोड़कर भागना पड़े तो गृहस्थी बसाने के लिए उसके पास कुछ पैसे तो हों। लेकिन तो केवल हाई स्कूल पास था। इतने पढ़े पर भला उसे कौन सी नौकरी मिल सकती थी?
प्रमोद और सरिता जीवन के रंगीन सपने तो देख रहे थे, लेकिन उनके इन सपनों का कोई भविष्य नहीं था। गांव में प्रमोद और सरिता के प्रेम संबंधों की चर्चा हो और उनके घर वालों को पता न चले, भला ऐसा कैसे हो सकता था। सरिता के पिता जीवनराम को भी किसी ने इस बारे में बता दिया। एक तो इज्जत की बात थी, दूसरे जीवनराम की नजरों में प्रमोद ठीक लड़का नहीं था, इसलिए वह परेशान हो उठा। घर जाकर पहले तो उसने पत्नी को डांटा कि वह जवान हो रही बेटी का ध्यान नहीं रखती। उसके बाद सरिता को बुलाकर पूछा, यह प्रमोद के साथ तेरा क्या चक्कर है? वह आवारा तेरा कौन है जो तू उससे मिलती जुलती है बाप की? इन बातों से सरिता कांप उठी। वह जान गई कि पिता को उसके संबंधों की जानकारी हो गई है। वह उनके सामने सीधे सीधे तो अपने और प्रमोद के संबंधों को स्वीकार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कहे, पापा, प्रमोद से मेरा कोई संबंध नहीं है। कभी कभार स्कूल आते जाते रास्ते में मिल जाता है तो पढ़ाई के बारे में पूछ लेता है। जीवनराम जानता था कि बेटी झूठ बोल रही है। जवान बेटी से ज्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता था। फिर उन्हें यह भी पता नहीं था कि बात कहां तक पहुंची है, इसलिए उन्होंने सरिता को समझाते हुए कहा, बेटा, हम तुम्हें इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी बन जाए, लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसा वैसा सुनने को मिलेगा तो मैं तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाकर शादी कर दूंगा। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपको कोई परेशानी हो। सरिता के इस आश्वासन पर जीवनराम को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन वह निश्चिंत नहीं हुए। उन्होंने पत्नी से तो सरिता पर नजर रखने के लिए कहा ही खुद भी उस पर नजर रखते थे। जब उन्हें लगा कि इस तरह बात नहीं बनेगी, तो एक दिन वह प्रमोद के बाप से मिलकर उसकी शिकायत करते हुए बोले, प्रमोद सरिता का पीछा करता है, यह अच्छी बात नहीं है, आप उसे रोकें। प्रमोद का बाप वैसे ही बेटे की आवारगी से परेशान था। जब उसे इस बात की जानकारी हुई तो वह बेचैन हो उठा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई ऐसी स्थिति आए कि उसे मुंह छिपाना पड़े। इसलिए जीवनराम के जाते ही उसने प्रमोद को बुलाकर पूछा, जीवनराम शिकायत लेकर आया था, सरिता से तुम्हारा क्या चक्कर? प्रमोद साफ मुकर गया, लेकिन उसका बाप अपने आवारा बेटे के बारे में जानता था, इसलिए उसे डांट फटकार कर कहा, प्रमोद, बेहतर होगा कि तुम कोई काम धाम करो, वरना हमारा घर छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी करतूतों की वजह से गांव में मेरा सिर नीचा हो। प्रमोद सिर झुकाए बाप की बातें सुनता रहा। उसने सोचा, सरिता भी कोई कामधाम करने के लिए कह रही थी, अब बाप भी घर से भगा रहा है, इसलिए अब कुछ कर लेना ही ठीक है। बाप किसी बिजनेस के लिए पैसे दे नहीं सकता था, इसलिए उसने दिल्ली जाने का मन बना लिया। उसका एक दोस्त सुरेश दिल्ली में पहले से ही रहता था। उसने उससे बात की और दिल्ली आ गया। प्रमोद का विचार था कि वह काम करके खुद को इस काबिल बनाएगा कि कोई उसका विरोध नहीं कर सकेगा। दिल्ली में सुरेश ने उसे एक जीन्स बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी दिला दी थी। काम भी बढ़िया था और पैसे भी ठीक ठाक मिल रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में प्रमोद को सरिता की याद सताने लगी, तो वह नौकरी छोड़कर गांव चला गया। उसके बाहर जाने से जहां जीवनराम ने राहत की सांस ली थी, वहीं वापस आने से उसकी चिंता फिर बढ़ गई थी। उसी दौरान उन्होंने सरिता को देर रात प्रमोद से मोबाइल फोन पर बातें करते पकड़ लिया, तो उसे लगा कि अब वह बेटी को प्रमोद से अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह सरिता के साथ मारपीट, डांट फटकार करके हार चुका था। सरिता प्रमोद को छोड़ने को तैयार नहीं थी। हद तो तब हो गई जब सरिता ने मां से साफ कह दिया, मां, आखिर प्रमोद में बुराई ही क्या है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप लोगों को मेरी शादी कहीं ना कहीं तो करनी ही है, उसी से कर दीजिए। बेटी की बात सुनकर मां हैरान रह गई थी। बेटी के इसी इरादे से जीवनराम चिंतित था। उसने देखा कि अब वह खुद कुछ नहीं कर सकता, तो उसने पंचायत बुलाई। पंचायत ने सलाह दी कि इस झंझट से बचने का एक ही तरीका है कि दोनों ही अपने अपने बच्चों की शादी जल्द से जल्द कर दें। पंचायत ने प्रमोद से साफ साफ कह दिया था कि अगर उसने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। प्रमोद की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सरिता का स्कूल जाना बंद करा दिया गया था। उसे घर से बिल्कुल नहीं निकलने दिया जा रहा था। उन्हीं दिनों डालचंद अपनी बेटी अर्चना की शादी के लिए
प्रमोद के घर पहुंचे तो प्रमोद के बाप छदामीलाल ने तुरंत यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। इसके बाद 14 जून 2013 को अर्चना और प्रमोद की शादी हो गई। अर्चना ससुराल आई तो सभी ने उसे हाथों हाथ लिया। इससे अर्चना बहुत खुश हुई, लेकिन पहली रात को प्रमोद ने उसके साथ जो व्यवहार किया वह उसे कुछ अजीब सा लगा था। एक पति पहली रात जिस तरह पत्नी से प्यार करता है वैसा प्रमोद के प्यार में नजर नहीं आया था। अर्चना सप्ताह भर ससुराल में रही। इस बीच प्रमोद के बात व्यवहार से अर्चना ने अंदाजा लगा लिया कि पति उसे पसंद नहीं करता, लेकिन मायके आने पर यह बात उसने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर वह यह बात मायके में किसी से बताती तो वे काफी परेशान होते। कुछ दिनों बाद अर्चना फिर ससुराल आ गई। पति का व्यवहार संतोषजनक नहीं था, इसलिए अर्चना परेशान रहने लगी थी। उसने यह भी देखा कि प्रमोद दिन भर मटर गश्ती करता रहता है, घर का एक काम नहीं करता। पति की बेजा हरकतों से उससे रहा नहीं गया, तो एक दिन उसने कहा, तुम दिन भर इधर उधर घुमा करते हो, पापा के साथ खेतों पर काम क्यों नहीं करते? मुझसे खेती के काम नहीं होते। प्रमोद ने जवाब दिया, तो फिर कोई दूसरा काम करो, इस तरह आवारा की तरह घूमना ठीक नहीं है। अर्चना ने कहा। पत्नी की इस सलाह पर प्रमोद को गुस्सा आ गया। उसने उसे डांट कर कहा, तो अपने काम से काम रख। मैं क्या करूं ये मुझे तू बताएगी। तुम्हारी स्थिति से तो यही लगता है कि तुम कोई काम धंधा करने वाले नहीं। पापा से तो तुम्हारे घर वालों ने बताया था कि तुम दिल्ली में नौकरी करते हो, शादी के बाद तुम मुझे दिल्ली ले जाओगे, लेकिन मैं देख रही हूं कि आवारागर्दी करने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। अर्चना ने गुस्से में बोली। प्रमोद ने हंसते हुए कहा, तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम जैसी गंवार लड़की दिल्ली में रहेगी तो यहां गांव में चूल्हा चौका कौन करेगा? अगर मैं गंवार थी तो मुझसे शादी ही क्यों की? अर्चना ने कहा, बहुत हो गया, अब चुप रह, मैं फालतू की बकवास सुनना नहीं चाहता। अर्चना को लगा कि कुछ ऐसा है जिसकी जानकारी उसे नहीं है, लेकिन जल्दी ही उसे उसकी भी जानकारी हो गई। उसने प्रमोद के पर्स में सरिता के साथ उसकी फोटो देख ली। उसने तुरंत वह फोटो प्रमोद के सामने रखकर पूछा, तुम्हारे साथ यह किसकी फोटो है? जवाब देने के बजाय प्रमोद उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पर्स छूने की? अर्चना तड़प कर बोली, आज तो मार दिया, लेकिन फिर कभी ऐसी गलती मत करना, वरना जिंदगी भर पछताओगे। सबके सामने मैं विवाह करके आई हूं, इसलिए तुम पर मेरा पूरा हक है। मेरे रहते यह सब नहीं चलेगा। प्रमोद चुपचाप घर से निकल गया। अर्चना जान गई कि उसके पति के जीवन में उसके अलावा भी कोई है। यह उसके लिए चिंता की बात थी। अभी उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उसे पता चल गया कि उसे बचा खुचा प्यार मिल रहा है। अगर यह संबंध इसी तरह चलते रहे तो अर्चना का जीवन नरक हो जाता। इसलिए रात में प्रमोद आया तो उसने साफ साफ कह दिया, शादी से पहले तुम्हारी जिंदगी में जो भी रही हो मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन शादी के बाद यह सब नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हूं तो तुम्हें भी मेरे प्रति समर्पित होना पड़ेगा। अगर मैं समर्पित न हो सका तब तो इसका भी इलाज है, मुझे कानून का सहारा लेना होगा। अर्चना ने कहा। प्रमोद सन्न रह गया। जिसे वह सीधी सादी गंवार समझता था वह तो उससे भी तेज निकली। अर्चना ने उसी समय अपने बाप को फोन करके कह दिया कि वह मायके आना चाहती है। प्रमोद को लगा कि अर्चना से उसकी शादी गले की हड्डी बन रही है। उसने घर वालों के दबाव में यह शादी की थी। उसने सोचा था कि पत्नी को जैसे चाहेगा रखेगा, लेकिन यह तो उसके लिए मुसीबत बन रही है। अब वह इस मुसीबत से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगा। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वह अपने दोस्त मुकेश से मिला और उससे पूरी बात बताकर कहा, यार मैं किसी भी तरह इस अर्चना नाम की मुसीबत से छुटकारा चाहता हूं। क्या मतलब? मुकेश ने पूछा। मतलब यह कि जीते जी तो उससे छुटकारा मिल नहीं सकता, ठिकाने लगाने के बाद ही सुकून मिल सकता है, और इस काम में तुम्हें मेरा साथ देना होगा, प्रमोद ने कहा। इसके बाद दोनों कई दिनों तक योजनाएं बनाते रहे। आखिर में जब योजना फाइनल हो गई तो दोनों मौके की तलाश करने लगे। अर्चना को घर में तो मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि घर में प्रमोद उसे मारता तो सीधे आरोप उसी पर लगता, यानी उसका फंसना तय था। इसलिए वह उसे घर के बाहर ही मारना चाहता था।
उसने ससुर को फोन किया कि पत्नी को विदा कराने आ रहा है। अर्चना इस बार पिता के साथ मायके पहुंची थी तो उसने मां से प्रमोद के गांव की किसी लड़की से संबंध होने की बात बता दी थी। बेटी की बात सुनकर शारदा स्तब्ध रह गई थी। कुछ महीने पहले ही तो उसने बेटी की शादी की थी। अभी तो बेटी की पूरी जिंदगी पड़ी थी। उसने बेटी को समझाया कि वह पति को संभाले। अब वह इस बात का जिक्र किसी और से न करे, क्योंकि अगर उसके पिता को इस बारे में पता चल गया तो मामला काफी संगीन हो जाएगा। प्रमोद ससुराल पहुंचा तो अर्चना को उसके साथ जाना ही था। उसी दिन प्रमोद ने दोपहर के बाद विदाई के लिए कहा तो डालचंद ने कहा, यह समय विदाई करने का नहीं है। लालपुर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, इसलिए तुम कल चले जाना नहीं पापा। जाना बहुत जरूरी है, साधन से ही तो जाना है। आराम से पहुंच जाएंगे। डालचंद को क्या पता था कि उसके मन में क्या है। उन्होंने अर्चना को विदा कर दिया। प्रमोद खुश था कि सब कुछ उसके मन मुताबिक हो रहा है। अर्चना भी पति के मन की बात से बेखबर थी। वह प्रमोद के साथ गजरौला कला पहुंची तो वहां मुकेश मिल गया। दोनों अर्चना को लेकर लालपुर की ओर चल पड़े। अंधेरा हो जाने की वजह से लालपुर जाने वाली सड़क सुनसान हो गई थी। रास्ते में खेतों के बीच प्रमोद ने अर्चना को दबोच लिया तो वह चीखी, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन प्रमोद ने उसे छोड़ने के लिए थोड़े ही पकड़ा था। उसने उसे जमीन पर गिरा दिया तो मुकेश ने फुर्ती से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। इसके बाद प्रमोद ने उसका गला दबाकर उसे मार डाला। इस तरह अर्चना का खेल खत्म करके प्रमोद ने रास्ते का कांटा निकाल दिया था। इसके बाद प्रमोद ने जल्दी जल्दी अर्चना के गहने उतारे और फिर लाश को उठाकर गन्ने के खेत में फेंक दिया। फिर योजना के मुताबिक प्रमोद थाना गजरौला कलां पहुंचा, जहां उसने अपनी पत्नी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन उसके हावभाव से ही थाना प्रभारी भुवनेश गौतम ने ताड़ लिया कि यह झूठ बोल रहा है। इसके बाद तो उन्होंने उसे थाने लाकर सच्चाई उगलवा ही ली। पूछताछ के बाद थाना प्रभारी ने प्रमोद और मुकेश को अदालत में पेश कि जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। बाद में डालचंद ने कहा कि उनकी बेटी की हत्या की साजिश में प्रमोद का बाप छदामीलाल भी शामिल था, तो पुलिस ने उसे भी इस मामले में अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया। जांच अधिकारी ने सीओ दिनेश शर्मा की देखभाल में इस मामले की चार्जशीट तैयार करके अदालत में पेश कर दी गई है। अब देखना यह है कि इस मामले में दोषियों को सजा क्या होती है।